what did we do in the last lecture? हमने बात करी थी व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स. तो चलिए इन वन लाइन कैन यू एक्सप्लेन टू मी व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? आई नो क्या होता है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स? एक लाइन में समझाइए मुझे. डायरेक्ट मतलब जो हमारी जेब से जाता है. नहीं नहीं, इनडायरेक्ट भी तुम्हारी जेब से जाता है. कुछ नहीं समझे मतलब तुम. राजेश्वरी राजेश्वरी ने मेरे को अच्छी तरह से समझाया, बाकियों ने नहीं समझाया. श्रुति ने भी समझाया, अली का भी ठीक है वैसे. लवण्या, ओके, यू राइट, ओके गुड, ओके गुड, ये ठीक है. तो डायरेक्ट इज विच इज लेवीड ऑन मी एंड आई हैव टू डिपॉजिट इट. Indirect is which is levied on me, but somebody else has to deposit. That is indirect tax. So is income tax a direct tax? Is income tax a direct tax? Is GST a tax on your expenditure? क्या जीएसटी तुम्हारे खर्चे का टैक्स है? यस. जो लोग नो बोल रहे हैं इनको पिछला लेक्चर समझ में नहीं आया. 1 घंटे में समझाया था मैंने. इतनी पेशेंस बहुत कम टीचर्स के पास होती है कि वो 1 घंटे में तुम्हें बस ये समझाएं कि खर्चे का टैक्स है, और उसके बाद तुम नो बोलते हो. तो मैं क्या करूं तुम्हारे साथ? बोलो भाई क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए या लटका दिया जाए इन लोगों को? हाँ, क्या किया जाए इनके साथ? हो बोलो हो. दोबारा से. क्या इनडायरेक्ट टैक्स इज जीएसटी एंड टैक्स ऑन माय एक्सपेंडिचर विच विल बी डिपॉजिटेड बाय द सप्लायर? यस. तो मैं बाल कटवाने जाता हूं, मैं शर्ट खरीदने जाता हूं, टीवी खरीदने जाता हूं, गाड़ी खरीदने जाता हूं, पिक्चर देखने जाता हूं, लैपटॉप खरीदता हूं, मैं कुछ भी खरीदता हूं, सीए की सर्विस खरीदता हूं. क्या मुझे टैक्स देना पड़ रहा है अपने खर्चे पे जो सप्लायर कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराएगा एज पर द जीएसटी एक्ट? इट्स एज सिंपल एज दैट. राइट. सो बच्चों, अभी तक हमने क्या क्या कर लिया टॉपिक वाइज. व्हाट इज द रोल ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन दी सोसाइटी? क्या हमने कर लिया? कॉफी दे दो. अगर एक लाइन में जवाब देना है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द सोसाइटी? Are we the financial guardians of this country, helping the government collect income tax, GST, and safeguarding the interests of people who invest in companies? तो मेरी अंग्रेजी सुनो और yes or no करो बस. Second, how is law made? Does the power to levy law must come from the Constitution? And then an act is passed by legislature, by the Lok Sabha, the Rajya Sabha, the President, then it becomes an act. Am I right? Then what is an act? So act is a set of rules passed by legislature to be enacted on the public of India. The act is divided into chapters. Chapters are divided into sections. Sections are divided into subsections, clauses, subclause, items, numbering scheme है. अभी हमने पूरा तरह नहीं पढ़ा, बस इतना पढ़ लिया. पर यह बताइए क्या हर एक्ट एक अलग दुनिया है और हर एक्ट के रूल्स अलग हैं? एक एक्ट का रूल दूसरी एक्ट में नहीं लगता है. Or definition of words are to be taken from section 2 of each act separately. ये मेरा अच्छा ये चक्कर है. सॉरी, वो मेरा दूसरा इंटरनेट कनेक्ट हो गया था जिस वजह से लैग आ रहा था. अब नहीं आएगा. ठीक है, अब ठीक है, नॉर्मल आ रहा है. इज एवरीवन क्लियर? चलिए, तो हम क्या कर रहे थे? मैंने कहा था एक्ट को रीड करना है. देन ही सेज व्हाट इज द नंबरिंग सिस्टम, हमने सीखा. और फिर हमने सीखा व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. तो यहां तक अभी हम पहुंचे हैं, इसके आगे नहीं गए. अब दो बातें करनी है.
मैं आज एक नई बात कराऊंगा बिफोर वी गो ऑन इम्प्लीमेंटिंग द एक्ट। इम्प्लीमेंट कैसे होती है, रिटर्न क्या होता है, चलान क्या होता है, उससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट कराना चाह रहा हूं, अगर आप मुझे अलाउ करो। ये कॉन्सेप्ट इज द बेस ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट्स। इसको एब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, तो मैं, अरे बाबा, एक सेकंड होल्ड करो भाई। इसको एब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, देयरफॉर आई एम स्टार्टिंग विद दिस टुडे। वी विल डू दिस एट लीस्ट 20 टाइम्स बिफोर द सिलेबस गेट्स ओवर। लेट्स लुक एट कंपनीज एक्ट एंड योर थॉट प्रोसेस। कंपनीज एक्ट के दो मेन खाते होते हैं। वन इज द पीएनएल अकाउंट, द अदर इज द बैलेंस शीट। लैग आ रहा है क्या अभी भी? ओके, लेट मी रिफ्रेश एंड कम। हाँ ठीक है। इज इट ओके नाउ? इज इट ओके नाउ? ओके, so I'm going to start with a concept which you need to get very clear in your head before we move on. हम तीन एक्ट्स के साथ डील करेंगे, यानी आपके दिमाग में एक चल रही होगी कंपनीज एक्ट, फिर तुली सर दिमाग में डालेंगे इनकम टैक्स एक्ट, और एक चलेगी जीएसटी एक्ट। ठीक है। कंपनीज एक्ट में आप बैलेंस शीट और पीएनएल बनाते हो, जिसमें आप यहां पर लेते हो समथिंग कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स, देन यू हैव समथिंग कॉल्ड investments, and you have something called current assets. पीएनएल अगर मैं लूं ट्रेडिंग प्लस पीएनएल, तो यहां पर आपका डायरेक्ट सेल आता है और डायरेक्ट एक्सपेंस आता है ट्रेडिंग के, और फिर आपका जीपी से आप माइनस करते हो ओवरहेड्स प्लस अदर एक्सपेंसेस, एंड व्हाट यू डू ओवर हियर इज इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, कमीशन, सेल ऑफ एसेट्स आप यहां ले लेते हो, और आप यहां निकालते हो नेट प्रॉफिट। नाउ दिस इज एज पर कंपनीज एक्ट। आर यू ऑल लिसनिंग टू मी? आप बेसिकली बैलेंस शीट में क्या करते हो? पैसा, पैसा कहां से आया, कहां से आया, विच मीन्स इट कुड बी शेयर होल्डर्स कैपिटल से आया, आपके पास लोन्स से आया, या आपके पास रिजर्व्स प्लस सरप्लस। यानी जो पैसा आपके फाउंडर्स ने, जिन्होंने इनिशिएट करा, प्रमोटर्स ने डाला, कुछ आपने लोन रेज करा, और कुछ इंटरनल प्रॉफिट से आया। जो भी यहां नेट प्रॉफिट आता है, ये आपके बेसिकली रिजर्व एंड सरप्लस में जाके ऐड हो जाता है। बेसिकली ऐसे चल रहा है। यह है पैसा कहां से आया, और यह है कहां पड़ा है। इज दैट व्हाट द बैलेंस शीट इज? भाई इतने सालों में पैसा कहां से आया और वो आज कहां पड़ा है, दैट इज द लॉजिक ऑफ द बैलेंस शीट। और पीएनएल और ट्रेडिंग बताता है भी इस साल कितना कमाए हो, ताकि उसको आप जाके रिजर्व्स एंड सरप्लस में जोड़ दो। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, करंट एसेट क्या होता है, कौन मुझे बताएगा? एक बार आराम से दिमाग लगा के मुझे बताओ, व्हाट आर फिक्स्ड एसेट्स, व्हाट आर इन्वेस्टमेंट्स, एंड व्हाट आर करंट एसेट्स, एंड व्हाई डू वी डिवाइड बिटवीन द थ्री इन द कंपनीज एक्ट? व्हाई ऐसा डिवीजन क्यों है? एनीवन?
हाँ, ना, पता नहीं। कंपनीज एक्ट में लिखा है, बात सही है। आई थिंक दैट्स अ गुड आंसर स्मिथ। बट ऐसा क्यों लिखा है? इन तीनों में क्या फ़र्क है? Anisha says assets which are held for more than 1 year. Wrong, wrong, wrong. ये 1 year लॉन्ग टर्म रॉन्ग। आपसे पूछता हूं सवाल, मैंने लैपटॉप खरीदा है, क्या ये मेरा फिक्स्ड एसेट है? पहले ये बताइए, क्या ये मेरा फिक्स्ड एसेट है फॉर माय टीचिंग बिजनेस? यस। मैंने 2 महीने बाद बेच दिया, मुझे पसंद नहीं आया, तो क्या ये करंट एसेट बन जाएगा? Exactly. So when you say held for long term, is that definition partly correct and partly incorrect? And if a definition is partly correct and partly incorrect, it is incorrect. It is incorrect. जो लिक्विड ना हो, स्मिथ ने एक और अंग्रेजी मारी, जो लिक्विड ना हो। लिक्विड तो वो होता है जो पानी बोतल में डलता है ना, वो लिक्विड होता है, जो मेरी समझ में आती है बात। Shruti says fixed assets are held in the business for production, which means श्रुति, मैं तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं तो प्रोडक्शन करता ही नहीं हूं, तो क्या मेरे पास कोई फिक्स्ड एसेट नहीं होगा? Fixed asset is asset which are physical existence and can be seen or touched. Incorrect. See, प्रॉब्लम क्या है? आप लोग 11वीं 12वीं और फाउंडेशन करके आए, पर अभी तक आपको फिक्स्ड और इन्वेस्टमेंट में एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं पता। चलिए मैं आपसे बात करता हूं बिल्डिंग, लैंड। Can building or land be either fixed asset or investment or stock in trade? My question, can building be either fixed asset or investment or stock in trade? Yes. So, what does the differentiation depend upon? Intention while recording can go Babaji ka chullu. Think and tell me why. No, it does not depend upon nature of business, beta. नहीं नहीं, सॉरी नहीं, मजाक कर रहे हैं भाई, सुनो, मजाक चल रहा है यहाँ पर, तुम्हारी गलती थोड़े है। तुम्हें जो सिखाया तुम वो सीख के आए। तुम कह रहे हो नेचर ऑफ बिजनेस, अरे मैन्युफैक्चरिंग का, ट्रेडिंग का, सर्विस सेक्टर का क्या फिक्स एसेट बदल जाएगा? लैग नहीं आ रहा यार, पॉसिबल नहीं है बच्चे। अगर लैग है देन इट हैज टू बी फ्रॉम द साइड ऑफ अन अकेडमी। रुक जाओ एक मिनट, मुझे स्पीड टेस्ट करना दो। Fixed assets will be decreased its purchase cost. Harshita, I think your answer is the closest to the actual reason. चलिए श्रेया, तेरे से पूछता हूं, बिल्डिंग मैंने खरीदी थी 10 साल पहले, आज उसकी मार्केट वैल्यू कम होगी 10 साल पुराने से या ज्यादा होगी? जल्दी बताइए। बिल्डिंग मैंने खरीदी थी 10 साल पहले, ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। क्या आप फिर भी उस पर डेप्रिसिएशन देते रहेंगे? मे बी कम और ज्यादा, यू राइट। अगर मेरी बिल्डिंग मैंने 10 लाख की खरीदी थी और आज उसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख की है, तो क्या बुक्स में आप 10 लाख पे डेप्रिसिएशन देते जाएंगे? नहीं देंगे? देंगे बेटा। मे बी नहीं, आप मुझे अकाउंट्स की बात बताओ, और अकाउंट्स में मे बी की जरूरत नहीं है मेरे। अच्छा, लैंड के रेट बढ़ते हैं, बिल्डिंग के नहीं। प्रॉब्लम क्या है बच्चों? आप लोगों ने क्या है, रट्टा मार लिया, मुझे वो रट्टा अनडू करना है। आपने बिल्डिंग खरीदी थी इन 2010-11 फॉर 40 lakhs, ठीक है? आपने इस बिल्डिंग में अपना ऑफिस खोला, तो इस बिल्डिंग को आपने डाल दिया इन फिक्स्ड एसेट। आपने एक एंट्री पास करी थी, एसेट अकाउंट, डेबिट।
टू बैंक, और यहां पर आपने बुक्स में 40 लाख चढ़ा दिया, जिसको आप बोलते हो बुक वैल्यू। अब अगले साल आपने बोला लाइफ ऑफ बिल्डिंग, एक कॉन्सेप्ट अकाउंट्स बोलता है लाइफ ऑफ बिल्डिंग। लेट्स से आपने लाइफ ऑफ बिल्डिंग निकाल दिया 20 साल, तो क्या आप इसको डिवाइडेड बाय 20 करके आप एक तरीके से डेप्रिसिएट करते रहेंगे इन द पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिल्डिंग को डेप्रिसिएट करते रहेंगे। यस, ठीक है। अब ये बताओ, मार्केट में मार्केट में सीमेंट का कॉस्ट बढ़ गया, ब्रिक्स का कॉस्ट बढ़ गया, लेबर का कॉस्ट बढ़ गया, which means in 2020-21 the WDV the WDV may be, let's say WDV is 20 lakhs जो बुक्स में है, लेकिन मार्केट में वही बिल्डिंग को अगर आप बेचने जाओगे तो 50 लाख की बिक रही है, तो आप बुक्स में 50 लाख लेंगे या बुक्स में आप 20 लाख पे ही आगे डेप्रिसिएशन देते जाएंगे इवन इफ द वैल्यू हैज इंक्रीज्ड? बस इसका जवाब दो मुझे। 20 लाख। वेरी नाइस, वेरी नाइस। पर क्या आप लोगों को अकाउंट्स में बोला जाता है कि एक रीवैल्यूएशन रिजर्व अगर हम 30 लाख का क्रिएट कर देंगे तो इसको 50 लाख का करके अब 50 लाख में डेप्रिसिएशन लेते जाएंगे? ऐसा कोई सोच अकाउंट्स ने बनाया क्या? यस, पता नहीं, नहीं बेटा, 11वीं 12वीं फाउंडेशन यही करके आए हो पहले तो। राइट, नाउ द क्वेश्चन इज, अभी रीवैल्यूएशन की बात को छोड़ते हैं, रीवैल्यूएशन को इग्नोर करते हैं। आप मुझे ये बताओ, क्या आप डेप्रिसिएट कर रहे हो एसेट को इवन इफ द वैल्यू इज एक्चुअली इंक्रीजिंग इन द मार्केट? क्या आप एसेट को डेप्रिसिएट कर रहे हो इवन इफ द वैल्यू इज इंक्रीजिंग? सो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? अगर मैं बात करूं डेप्रिसिएशन होता क्या है? इज इट डिडक्शन ऑफ कॉस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? आपने जो खर्चा किया था उस खर्चे को पीएनएल में, खर्चे में इन्वेस्टमेंट को पीएनएल में ट्रांसफर कर रहे हो, एक साल में नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रांसफर कर रहे हो। एम आई राइट? ठीक, चलो अभी इतना बहुत है। सो क्या फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो, इफ आई मे यूज अ वर्ड, fixed assets are assets fixed to business, which means you use for business. आप उनको बिजनेस के लिए यूज करते हैं, इनका बिजनेस नहीं कर रहे हैं। लाइक बिल्डिंग, like land, like plant and machinery, like furniture, are these assets which are used for business, but these are not assets in which you do your business. For example, मैंने एसी खरीदा है, क्या ये मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है? यस, क्योंकि मैं एसी खरीदने बेचने का बिजनेस नहीं कर रहा हूं। पर मैंने जिस दुकानदार से खरीदा है, क्या उसके लिए ये करंट एसेट है? तो बेटा, स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? करंट एसेट क्या होता है? जिसका जिसका बिजनेस कर रहे हो, राइट? तो इज एसी अ फिक्स्ड एसेट और डज इट डिपेंड अपॉन द यूज? डज इट डिपेंड अपॉन द यूज? यस, यूज्ड इन बिजनेस, वेरी नाइस, है ना? तो चलिए, एसी मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है पर दुकानदार के लिए करंट एसेट है। सिमिलरली, मैंने बिल्डिंग खरीदी फॉर माय ऑफिस, इज इट माय फिक्स्ड एसेट? इज इट माय फिक्स्ड एसेट? यस। लेकिन मैंने बिल्डर से खरीदी, क्या बिल्डर के लिए बिल्डिंग इज अ स्टॉक इन ट्रेड? नो। स्मिथ कहता नो। यस, सो इज बिल्डिंग अ फिक्स्ड एसेट और इज इट स्टॉक इन ट्रेड?
Thanks, Harshita. You're doing well. Shruti, very nice. I love the word. I love the word depends. उससे पता चलता है कि तुम्हारा दिमाग ने थिंकिंग शुरू कर दी है। रट्टा खत्म हो गया, थिंकिंग शुरू हो गई है। यस, दोबारा से। बिल्डर के लिए बिल्डिंग्स फिक्स्ड एसेट में जाएंगी, स्टॉक एंड ट्रेड में जाएंगी। लेकिन मेरे लिए, अगर मैंने बिल्डर से दफ्तर के लिए बिल्डिंग खरीदी है, तो क्या वो मेरे फिक्स्ड एसेट में जाएगी? लेकिन मैं बिजनेस कर रहा हूं कोचिंग का। मैं बिल्डिंग में ना दफ्तर खोलता हूं, ना बिल्डिंग में मैं अपना स्टॉक एंड ट्रेड करता हूं। मैं बिल्डिंग खरीदता हूं फॉर इन्वेस्टमेंट, बिजनेस के पैसे से। बिजनेस के पैसे से खरीदा, इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीदा, उसके अंदर ना ऑफिस खोला, ना उसका मैं बिजनेस कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट। राइट। सो प्लीज टेल मी, आर दीज थ्री वर्ड्स बेस्ड ऑन यूज? ओके। नाउ ऑनेस्टली टेल मी, कितनों को ये सिंपल सी बात आज क्लियर हुई है? आई वांट टू हैव दैट। सिंपल सी बात है, कितनों को आज क्लियर हुई है? कैन यू इमेजिन दिस? Can you imagine this? And you have read accounts for 3 years and Tuli sir doesn't even teach accounts. बताओ यार, मतलब सोचो एक मिनट के लिए, ना मैं अकाउंट्स का टीचर हूं, ना मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, पर ये जो बात है, क्या ये 11वीं में पहला लेसन होना चाहिए था? फर्स्ट लेसन। दिस शुड हैव बीन योर फर्स्ट लेसन। यस। नाउ चिल्ड्रन, डज द ट्रीटमेंट डज द ट्रीटमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर डिपेंड अपॉन द बाइफर्केशन? अब अंग्रेजी बोलिए, अब इसको एक्सप्लेन करूंगा। क्या सर, मैंने बिल्डिंग खरीदी 40 लाख रुपए की, क्या ये मेरा एक तरीके से पैसा गया, एसेट आया? पैसा गया, एसेट आया। एम आई राइट? अब अगर ये बिल्डिंग आपका अगर ये बिल्डिंग आपका स्टॉक इन ट्रेड है, एक आपकी एंट्री पास होगी एसेट अकाउंट टू बैंक, राइट? विच मीन्स आपके बैलेंस शीट में, अगर आपके पास बैंक में 100 लाख था, अब आप 100 की जगह 60 करोगे और एक एसेट आ जाएगा आपके पास 40 लाख का। पर अगर ये स्टॉक इन ट्रेड है, तो अब आप क्या करोगे? एक, आप इसकी एंट्री पास करोगे। क्या सर? आप इसकी एंट्री पास करोगे थ्रू द पीएनएल टू एसेट, और आप पूरा का पूरा 40 लाख रुपया पीएनएल में ले जाओगे। हाँ या ना? क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड आपके बिजनेस का खर्चा है। तो क्या बिल्डिंग भी सर पीएनएल में जाती है? अरे सर क्या बिल्डिंग का खर्चा भी पीएनएल में जाएगा? यस और नो? अगर बिल्डर है अगर बिल्डर है अगर बिल्डर है बिल्डर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सलेंट, एक्सलेंट। पर अगर ये बिल्डिंग मेरा ऑफिस है अगर ये बिल्डिंग मेरा ऑफिस है, तो क्या सर मैं पीएनएल में पूरा लेके जाऊंगा? नहीं सर। अब मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा डेप्रिसिएशन टू एसेट, लेट्स से 10%, तो 4 लाख लेके जाऊंगा। यानी बैलेंस शीट में एसेट की कॉस्ट हो जाएगी 36 लाख, और आप पीएनएल टू डेप्रिसिएशन करोगे 4 लाख का, और यहां पर 40 नहीं 4 लेके जाओगे। एम आई राइट गाइस? आई एग्री, आई एम नॉट टीचिंग यू एनीथिंग, आई एम ओनली मेकिंग यू रिमेंबर। लेकिन अगर ये बिल्डिंग ना मेरा ऑफिस है, ना मेरा स्टॉक है, तो आप पीएनएल में कुछ लेकर ही नहीं जाओगे, आप एसेट अकाउंट को इन्वेस्टमेंट में 40 लाख का ही रखोगे। बोलो हाँ या ना?
लेकिन अगर 2 साल के बाद मैंने बिल्डिंग सेल कर दी, लेट्स से 42 लाख की, तो आप प्रॉफिट ऑन सेल 2 लाख लेके जाओगे पीएनएल में। एम आई राइट गाइस? अगर मैंने ये बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट वाली बेच दी 2 साल के बाद, ये जो सारी ट्रीटमेंट है, मुझे सच-सच बताओ, क्या घोटे मार के आए हो या समझ के आए हो? सच-सच बोल दो। क्या तुमने ये समझा है या घोटा मार लिया है? भाई ऐसा होता है। हर्षिता मत बोल। मैं 2 सवाल पूछूंगा ना, ऐसा घूमोगे, ऐसा रट्टा है, मैं बता रहा हूं तुम्हें। ये रट्टा है। तुमने नहीं समझा कि इसका 4 लाख क्यों गया, उसका 40 क्यों गया और इसका कुछ भी क्यों नहीं गया। ये तुमने समझा नहीं है, तुमने बस कर लिया है। ऐसा मैं बता रहा हूं तुम्हें, क्योंकि जब मैं तुम्हें डेप्रिसिएशन शुरू करूंगा ना, आई एम टेलिंग यू। सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इज, वॉट एवर रूल्स हैव यू लर्न, have you done this because of 3 years of mental conditioning of accounts? And this is where I am, मेरी प्रॉब्लम क्या है समझो। मैं जब से पढ़ा रहा था ना, शुरू में जब मैंने पढ़ाना शुरू करा था, तो मैं पूरा इनकम टैक्स जब पढ़ा देता था अपनी तरफ से, बहुत अच्छा पढ़ाता था। बच्चे इतना कंफ्यूज घूम रहे थे, उनको डेप्रिसिएशन ही समझ में नहीं आती थी, उनको फिक्स्ड एसेट इनकम टैक्स में क्या होता है सर यही नहीं समझ में आती थी। तो मुझे जब प्रॉब्लम समझ में आई, प्रॉब्लम ये थी कि बच्चों के दिमाग में कंपनीज एक्ट इतना बैठा हुआ है फ्रॉम 11th 12th एंड फाउंडेशन, कि उनको लगता है धरती पे बस वही एक एक्ट है। मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूं, ये जो तुम करके आए हो, ये सिर्फ इसलिए करके आए हो कि कंपनीज एक्ट में लिखा है, और वहां पर भी इन डेप्थ नहीं पढ़े हो, क्योंकि तुम सीए के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे थे। अब तुम्हारे अकाउंट्स के टीचर्स शायद तुम्हें और डिटेल में समझाएं, इफ दे आर गोइंग टू द बेस। बट व्हाट आई एम आस्किंग यू इज दिस ट्रीटमेंट ओनली बिकॉज ऑफ वॉट एवर इज रिटन इन द कंपनीज एक्ट? और ये क्यों है सर, क्यों ऐसा करते हैं, मैं समझाऊंगा जब बिजनेस सेट करेंगे। व्हेन वी डू बिजनेस एंड प्रोफेशन, 1 घंटे का लेक्चर है मेरा, अकाउंट्स की ट्रीटमेंट क्यों होती है, ताकि हम इनकम टैक्स की ट्रीटमेंट समझ पाए। पर आज मैं क्या समझा रहा हूं कि ये ट्रीटमेंट, 40 लाख रुपया तुमने बिल्डिंग पे लगाया, एक ट्रीटमेंट है, इट वॉज ट्रीटेड एज स्टॉक एंड ट्रेड, तो तुम पूरा 40 लाख ले गए। एक ट्रीटमेंट है ऑफिस है, तो तुम 4 लाख लेके गए। एक ट्रीटमेंट है इन्वेस्टमेंट है, तो तुम सिर्फ कुछ भी नहीं लेके गए पीएनएल में, जब सेल करा तब लेके गए। ये ट्रीटमेंट तुम लोग रट्टा मार के आए हो, ऐसी बहुत सारी ट्रीटमेंट तुम रट्टा मार के आए हो। तो मेरे होनहार बालक और बालिकाओं, मुझे ये बताओ, क्या इनकम टैक्स में भी ये फिक्स्ड एसेट होता होगा? नहीं सर। इनकम टैक्स में तुम्हें मैंने बताया था, एक होता है सैलरी, एक होता है बिजनेस एंड प्रोफेशन, एक होता है हाउस प्रॉपर्टी, एक होता है कैपिटल गेन्स और एक होता है अदर सोर्सेस। क्या हम बेसिकली ये जो रिसीट्स हैं आपकी, उनको डिवाइड कर रहे हैं इनटू 5 मेन सोर्सेज, विच बेसिकली मींस, ये जो रेंट है ये हाउस प्रॉपर्टी में, बिजनेस है बिजनेस में, सेल ऑफ एसेट्स है कैपिटल गेन्स में। क्या रिसीट्स माइनस एक्सपेंसेस करके इनकम निकलेगी इन हेड्स की, जो हम इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से समझेंगे। यानी ना इनकम टैक्स में मैं पीएनएल बना रहा हूं, ना बैलेंस शीट। देयर इज नथिंग कॉल्ड बैलेंस शीट अंडर इनकम टैक्स एक्ट, देयर इज नथिंग कॉल्ड जर्नल एंट्रीज अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। क्या ये बात हजम होगी बेटा? तो इनकम टैक्स में कोई फिक्स्ड एसेट नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई करंट एसेट नहीं है। क्या ये बात पहले तो हजम करो। मैं, income tax just divides every asset into two types. Income tax divides all of these into 2 types. One of this is called a depreciable capital asset and the other is called non-depreciable. यानी एक ऐसा asset जिस पे depreciation मिलती है और एक ऐसा asset जो non-depreciable है। एंड तीसरा हो गया stock and trade, which basically means, अगर मैं बात करूं फिक्स्ड एसेट की, तो क्या इनकम टैक्स में उसको डेप्रिसिएबल एसेट बोला जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स को नॉन डेप्रिसिएबल बोला जाएगा और स्टॉक एंड ट्रेड को स्टॉक एंड ट्रेड बोला जाएगा। क्या उन्हीं 3 बाइफरकेशन के इनकम टैक्स में 3 अलग अलग नाम आ गए? देन जब हम बात करेंगे जीएसटी की, ध्यान से सुनेगा, जीएसटी इज ऑन सप्लाई ऑफ, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह आती है गुड्स एंड सर्विसेज। अब आई टेल यू व्हाट हैपेंस, जैसे ही मैं गुड्स बोलता हूं,
मेरे होनहार बालक और बालिकाओं का दिमाग यहां चला जाता है, करंट एसेट है सर। गया या नहीं गया? सच सच बताओ। What if I tell you goods are all immovable assets? Now, मेरे पास फैक्ट्री की मशीन है, फैक्ट्री की मशीन है, क्या वो फिक्स्ड एसेट है अकाउंट्स में? वन। क्या वो डेप्रिसिएबल एसेट है इनकम टैक्स में? क्योंकि इनकम टैक्स में भी डेप्रिसिएशन मिलती है। पर क्या वो गुड्स है? जीएसटी के लिए क्या वो गुड्स है? बेटा ये पढ़, क्या लिखा मैंने? सॉरी, ऑल मूवेबल एसेट्स, माय फॉल्ट। ऑल मूवेबल एसेट्स आर गुड्स, ऑल मूवेबल एसेट्स आर गुड्स। तो क्या प्लांट एंड मशीनरी, जैसे मेरा ये एसी है, मैंने खरीदा अपने दफ्तर के लिए ताकि मैं क्लास जरा आराम से बैठ के लूं। क्या जब मैं कंपनीज एक्ट की किताबें बनाऊंगा तो ये मेरे फिक्स एसेट में आएगा? यस और नो? तो जब मैं इसका इनकम टैक्स में बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम निकालूंगा तो यहां मुझे डिप्रिसिएशन मिल जाएगा इस एसी पे। लेकिन अगर मैंने ये एसी बेच दिया, सपोज ये एसी सेकंड हैंड बेचा, क्या वो गुड्स है? क्या मुझे उसके बेचने पे जीएसटी लेना पड़ेगा? करो करो, हजम करो। पता नहीं, नहीं ये ले अंग्रेज। ऑल मूवेबल एसेट्स नहीं लेना पड़ेगा, क्यों? एसी मूवेबल नहीं है। अच्छा, सर पहिए नहीं ना लगे उसके? सर पहिए लगे होंगे तभी तो। अरे मूवेबल क्या होता है बेटा? व्हाट इज मूवेबल? कंफ्यूज हो रही है तो बेटा सोच रही है। हम्म। जीएसटी नहीं लगेगा? अच्छा, क्यों नहीं लगेगा? सर जीएसटी नहीं सेना पड़ेगा, टैंजिबल है। अच्छा, वेरी नाइस। नॉट अटैच। तो ये जो तुम कर रहे हो ना इस समय, इसी से मैं डरता हूं। तुम अकाउंट्स की नॉलेज ठोक रहे हो इनकम टैक्स में और जीएसटी में। हालांकि पहले दिन समझाया था हर एक्ट इज अ सेपरेट एक्ट। पता नहीं अभी क्या है, तुम्हारे दिमाग के अंदर टसल चल रहा है। अब तुली सर के पास दो रास्ते हैं, या तो बिना टसल करे, अरे यार तू इनकम टैक्स पढ़ा, क्यों तंग कर रहा है बच्चों को? खत्म करना, इनकम टैक्स पढ़ा, जीएसटी पढ़ा, खिचड़ी पकी रहने दे दिमाग के अंदर। सीए बनेंगे, देख लेंगे क्या होगा। या यहीं पर ठीक करें ताकि सीए बनने तक कोई तुम पे हंस ना पाए। जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ। So when I move from one act to the other act, will you need to switch this off? Basically, अगर आप कंपनीज एक्ट को बंद नहीं करोगे ना इस कमरे में, तो आप कंफ्यूज ही रहोगे सारी उम्र। अभी नहीं, सारी उम्र रहोगे। क्या ये पहली बार मैंने पहले दिन बताया था कि एवरी एक्ट, मैंने 3 कमरे बनवाए थे तुम्हारे साथ? जल्दी बताओ, क्या मैंने तुम्हें 3 कमरे बनवाए थे? मैंने क्या बोला था? 11th 12th और फाउंडेशन में जो पढ़ के आए इस कमरे में बिल्कुल खाली दिमाग से आना, बोला था या नहीं बोला? पर क्या प्रॉब्लम है, वो करना बहुत मुश्किल है, सुनना आसान है। तो मैं भी पेशेंट हूं, तभी तो प्री क्लास ले रहा हूं। मैं भी लगा रहूंगा जब तक तुम नहीं सुनते हो। तुम कितनी देर नहीं सुनोगे भाई? क्योंकि बेटा अगर तुम इसको यहां लेकर आओगे या यहां लेकर आओगे तो इसमें अंडे मिलेंगे जीरो, जीरो मिलेंगे जीरो। तो दोबारा बोलते हैं, आपने अभी तक जो गुड्स समझा है, जो अभी तक फिक्स्ड एसेट समझा है, क्या वो बाइफरकेशन सिर्फ अकाउंट्स की है? नाउ आई वांट यू टू पुट इट ऑल असाइड। भूल जाओ, इस कमरे में भूल जाओ उसको। ठीक है, भूल गए? आप कोशिश करें, जो मैं बोल रहा हूं कोशिश करें। जीएसटी एक्ट कहता है कि कोई भी बंदा
जब मूवेबल एसेट्स बेचेगा तो वो गुड्स बेच रहा है, ऐसा जीएसटी एक्ट में लिखा है, खत्म होगी बात, उसने और कुछ नहीं लिखा। ठीक है, क्लियर, राइट। मैंने ये मोबाइल खरीदा, अपने बिजनेस के लिए खरीदा, ठीक है, ये मोबाइल खरीदा है मैंने, जितने का भी खरीदा, चलो 1 लाख का। अब ये मोबाइल के लिए जब मेरे को अपनी कंपनीज एक्ट की किताबें बनानी है, कहां लेके जाओगे? कहां लेके जाओगे? कंपनीज एक्ट में किताबें बनानी। अब कंपनी एक्ट के कमरा खोलो जरा, फिक्स्ड एसेट में लेके जाओगे, बिल्कुल ठीक। तो क्या इसकी कॉस्ट पे मुझे डेप्रिसिएशन दोगे इन कंपनीज एक्ट? आप भूल जाओ, कंपनीज एक्ट को भूल जाओ और इनकम टैक्स पे आते हैं। मैं ये जो कर रहा हूं, क्या ये मेरा बिजनेस है या प्रोफेशन है, जो भी कह रहा हूं, तो जब मैं कर रहा हूं तो मेरी इनकम बिजनेस हेड में जाएगी, तो बिजनेस हेड को ना आप पीएनएल के जैसा मान लो अभी के लिए, बिजनेस हेड को ट्रीट इट लाइक योर पीएनएल। ओके, तो क्या मैंने बिजनेस के लिए ये मोबाइल खरीदा है? क्या ये मोबाइल मैंने बिजनेस के लिए खरीदा? बच्चों के सारा दिन इस पे व्हाट्सएप चलता रहता है, तो क्या बिजनेस हेड में भी मुझे इस पे डेप्रिसिएशन मिल जाएगी? इज इट अ डेप्रिसिएबल एसेट? अब मैंने इसको बेच दिया, जब मैंने इसको बेचा, क्या जीएसटी एक्ट आ गई बीच में? क्या जीएसटी एक्ट आ गई? अब मेरे से पूछ रहे हैं, क्या इसके बेचने पे, मैंने बेच दिया रामलाल जी को, क्या मुझे रामलाल जी से इसके बेचने पे जीएसटी लेके गवर्नमेंट को जमा कराना है? दैट इज द क्वेश्चन। इज इट गुड्स? राजा कहता नहीं। यस, एक्सलेंट, वेरी नाइस। अब समझे हो तुम बात? अब समझो बात। तो क्या द एबिलिटी टू शिफ्ट बिटवीन द एक्ट्स इज गोइंग टू बी द डिफरेंशिएटर बिटवीन खिचड़ी एंड क्लैरिटी? समझ में आ गई सबको मेरी बात? सबको बात समझ में आ गई? गुड। जब हम सर्विसेज की बात करते हैं, he says anything that is not goods is service, but उसको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं। बट कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई दिस एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट? ये देख, श्रुति का आ गया। श्रुति बेटा, फिर वही बात, अब तू दिमाग में सेकंड हैंड, फर्स्ट हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड, फिफ्थ हैंड करती रहेगी, मेरे को कोई लेना देना नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत सरल बोल रहा हूँ, लॉ मुश्किल नहीं है, आपके दिमाग की खिचड़ी उसको मुश्किल करती है। मैंने क्या बोला था? ऑल मूवेबल एसेट्स आर गुड्स, खत्म होगी ना बात। मैं अभी ये नहीं कह रहा जीएसटी चार्ज होगा या नहीं हो, मैं कह रहा हूं क्या ये गुड्स है फॉर जीएसटी, बस इतनी सी बात हो रही है। हाँ जी, जल्दी बताओ, इज इट गुड्स? दैट इज ऑल आई एम आस्किंग यू। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने बिल्डिंग खरीदी अपने दफ्तर के लिए, ठीक है, मैंने बिल्डिंग खरीदी है दफ्तर खोलने के लिए। अब कंपनीज एक्ट में जाओ और मुझे बताओ उस बिल्डिंग का क्या करोगे, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट? फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट, ठीक है। क्या इस पे डेप्रिसिएशन दोगे अंडर कंपनीज एक्ट? क्या इस पे डेप्रिसिएशन दोगे? वेरी नाइस, ठीक। अब ये बताओ, इनकम टैक्स में आते हैं, क्या उस बिल्डिंग की कॉस्ट पे मुझे बिजनेस साइड में डेप्रिसिएशन मिल जाएगी? मैंने दफ्तर के लिए खोली है, मिल जाएगी, मिल जाएगी, वेरी नाइस। जब मैं ये बिल्डिंग बेचूंगा तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? जब मैं बिल्डिंग बेचूंगा तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? ओ यस वालों, पिटोगे, मैं बता रहा हूं। नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा बेटा? क्यों नहीं लगेगा ये बता दो जरा। थैंक यू। सी, मेरे को बताओ, क्या ये मुश्किल बात है जो मैंने सिखाई? इतनी आसान बात सिखा रहा हूं। क्यों नहीं लगेगा सर, क्या लगेगा सर, वो बात की बात है, तुम पहले बेसिक मुद्दा समझो। वेरी नाइस, एक्सलेंट। तो क्या सर ये जो अभी तक हम पढ़ के आए हैं, वो अकाउंट्स में पढ़ के आए हैं, उसको इस कमरे में लगाया तो भाई खतरनाक होने वाला है? बोलो हाँ या ना। अच्छा, चलिए अब आप बात करते हैं इनटैंजिबल एसेट्स की।
एक चीज बताओ, इनटैंजिबल एसेट जो होते हैं, क्या उस पे डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में मिलती है? देखो अभी तुम्हारे जवाब सुनना जरा। नहीं मिलती। ठीक। तो क्या सर उसकी कॉस्ट को अमोर्टाइज करा जाता है? क्या उसकी कॉस्ट को अमोर्टाइज ओ अंग्रेजों, अमोर्टाइज करो या डेप्रिसिएशन दो, क्या पीएनएल में डिडक्शन दे रहे हो? बदतमीजों। हाँ। तो इज अमोर्टाइजेशन another name for deduction? if you are different words same treatment, absolutely right. तुम्हारे दिमाग में ना ऐसी खिचड़ी पका के भेजे है मेरे पास कि मुझे उसको स्ट्रीमलाइन करने में 1 महीना लग जाता है। चलिए, इज अमोर्टाइजेशन ऑल्सो नथिंग बट डेप्रिसिएशन? काइंड ऑफ, उसको बोलते नहीं है डेप्रिसिएशन। अच्छा। ओहो, म्यूट हो गया। हाँ जी, अब ठीक है, अब ठीक है। ओके, भैया बताओ, आई रिपीट अगेन, क्या क्या अमोर्टाइजेशन इज अनदर नेम फॉर समथिंग लाइक डेप्रिसिएशन? वो क्यों है, अभी बात नहीं करेंगे। क्या वो अमोर्टाइजेशन इज नथिंग बट अनदर नेम फॉर डेप्रिसिएशन? तो इनकम टैक्स में आपको जान के खुशी होगी, देयर इज नथिंग कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। इनकम टैक्स में इनटैंजिबल एसेट्स पे भी डेप्रिसिएशन मिलती है। तो उधर जाके कंफ्यूज मत घूमो, तुम्हें मैं पहले समझा रहा हूं। आर intangible assets depreciable under the income tax act? Yes. Sir, are intangible assets goods? Sir, are intangible assets goods under GST? Yes. See, will life become simpler if you just understand the difference between the three acts? एक बात सुनो बच्चों, कंपनीज एक्ट भगवान ने ना लिखी थी। भगवान के लिखे रूल्स कभी नहीं बदलते हैं। किताब के लिखे रूल्स उस किताब के हैं। ये बात हजम करो पहले और आराम से शांति से बैठ जाओ, जो मैंने अभी सिखाया। फिर एक सवाल पूछूंगा टू फाइंड आउट इफ यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, चलें आगे। एक सैलरीड एम्प्लॉय को एक सैलरीड एम्प्लॉय को क्या अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं? एक नौकरी पेशा इंसान को क्या अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं? नो सर। क्या उसकी इनकम सैलरी में जाएगी अंडर इनकम टैक्स? इनकम टैक्स तो लगेगा उसको। तो एक सैलरीड एम्प्लॉय ने, आराम से सोच के जवाब देना। मैं आई ऑलवेज चेक वेदर यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम टेलिंग यू और नॉट। आर यू रेडी फॉर द गूगली क्वेश्चन? वो साउथ अफ्रीका ने जो इंडिया के साथ करा ना, वो मत करने देना अपने साथ। अच्छा, एक चीज बताओ, मैंने एज अ सैलरीड एम्प्लॉय गाड़ी खरीदी है दफ्तर जाने के लिए। क्या मुझे सैलरी के हेड के अंदर इनकम टैक्स में उस गाड़ी का डेप्रिसिएशन मिलेगा? मैं मैं अली, थैंक यू बच्चों, समझना है ही नहीं। ये गूगली होती है तुली सर वाली। मैंने क्या बोला, एक बंदा नौकरी करने जाता है, क्या उसको कंपनीज एक्ट लगती है? पहली बात, मैंने क्या बोला, क्या जो एक बंदा नौकरी करने जाता है उसको कंपनीज एक्ट लगती है? नहीं लगती ना। तो क्या ये जो खिचड़ी सीख के आए 11वीं 12वीं, उसमें क्या उसको लगेंगी? नहीं लगेंगी। बात क्या, क्या इनकम टैक्स में उसने जो पैसा कमाया वो इस हेड के रूल्स के हिसाब से लगेगा, सैलरी हेड के हिसाब? तो मेरा सवाल है, क्या उसको डेप्रिसिएशन मिलेगी गाड़ी पे? थैंक यू, थैंक ओ फाइनली, फाइनली योर ओ साक्षी, क्यों तंग कर रही मेरे को? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। क्या आज हमारे पिछले 5 लेक्चर में जो मैंने सिखाया उसको रिवाइज कर रहे हैं? फालतू के जवाब दिए तो छितर पड़ेंगे तुली सर की क्लास में।
जब तक पढ़ा ही नहीं है तो तुम्हें क्या पता? सर आपने सवाल पूछा था ना सर, तो ऐसा अंदर से मन करता है कि जवाब दे लें, क्योंकि जब जवाब नहीं आता ना ऐसा लगता है सर हमें कुछ नहीं आता, फिर अच्छी फीलिंग नहीं होती है। अरे बाबा, तुम बच्चे हो, अभी तो सीखने का टाइम है, सीखो सही तरीके से। जब तक पढ़ा ही नहीं तो जवाब कैसे दे रहे हो मेरे को? Are you ready to follow my rules? Because only then will I be able to make you tax experts. Otherwise, you will never be able to become tax experts. ठीक है। सर सैलरी वाले बंदे ने घर का एसी बेच दिया। सर सैलरी वाले बंदे ने घर का एसी बेच दिया, तो क्या उसको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा सर? ओए ओए, हेलो 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 हेलो, पता नहीं क्या वो गुड्स है? चलो, सैलरी वाले ने घर का एसी बेचा, क्या वो गुड्स है? यस, यस, वेरी नाइस। इज इट नाउ अंडरस्टूड? मैंने क्या किया आज के लेक्चर में? क्या मैंने आज के लेक्चर में तुम्हारे दिमाग के अंदर बहुत क्लियर डिमार्केशन कर दी है तीन अलग अलग एक्ट्स की? क्या आज के बाद मुझे तंग करोगे? मैं तुम्हें बता रहा हूं, फिर करोगे, क्योंकि ये आदत इतनी जल्दी जाती नहीं। इट विल टेक अबाउट 15 days for you to absorb this, but please tell me you will try and absorb this. You will try and make sure that you do not bring the khichdi of accounts to income tax and the khichdi of accounts and income tax to GST. You will please make sure you are thinking from three different acts. पहले 10 दिन मुश्किल होगी, 20 दिन के बाद ये आदत बन जाएगी, और उसके बाद इतना आसान हो जाता है शिफ्ट करना कि बच्चे कंफ्यूज नहीं रहते। कैन यू ऑल डू दैट? बहुत तंग करोगे भाई तुम लोग, क्योंकि बेटा मैं वो टीचर नहीं हूं जो क्लास में आके लेक्चर लेके चला जाएगा। अगर तुम्हारा जवाब गलत आ रहा है तो मैं वो टॉपिक 5 बार पढ़ाऊंगा जब तक तुम सबका जवाब सही नहीं होगा। Because I have faith in myself and I have even more faith in you, because you all are ready to learn if somebody teaches you in the proper way. ठीक है? क्लियर? चलो, आज मजा आया या नहीं आया? पहले ये बताओ, आज मजा आया या नहीं आया? आया? थैंक यू श्रुति, मजा तो आया। सर पर दिमाग के अंदर ऐसा खिचड़ी बनाना सर, सर ऐसा ऐसा अपहीवल हो गया है, ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या सीख के आए थे, पता नहीं तुली सर सही है या वो सही थे। तोते उड़ गए, हिला दिया। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना बच्चों, इफ आई डोंट डू दिस यू विल नेवर लर्न इंटरटेक। मेरा आइडिया इज नॉट टू मेक यू कंफ्यूज, माय आइडिया इज टू मेक यू रीराइट योर knowledge so that you don't make a fool of yourself in front of the client, you don't make a fool of yourself in front of the assessing officer, and you take the reputation of chartered accountant to a greater height. That is my intention. ठीक है जी, बहुत मजा आने वाला है। मैंने हिला दिया नहीं, मैंने आई थिंक तुम्हारा सिर्फ जो तुम्हारा नॉलेज है उसको एक कोने में एक कमरे में दोबारा बंद कर दिया, वहीं रखना। चलिए एक ट्राई और करते हैं, एक ट्राई और करते हैं, देखें, एक और करते हैं। मुझे बताइए, आपको सिखाया गया है अ कॉन्सेप्ट ऑफ समथिंग कॉल्ड प्री पेड इंश्योरेंस, है ना? सो अगर आपने इंश्योरेंस 1 जनवरी 25 को पे कर दिया 1,20,000, तो आप क्या करते हो? आप लेते हो 24-25 में 30,000 और 90,000 ले जाते हो एसेट में, और उसके बाद 25-26 में आप उस 90,000 को एक्सपेंस बनाते हो। क्या आप ऐसा करते हो? ठीक बात। जब हम बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम निकालेंगे फॉर इनकम टैक्स, खर्चा तो वही रहेगा। क्या सर इधर भी ऐसा ही करेंगे? क्या सर ये जो ट्रीटमेंट है ये सेम रहेगा यहां पर? अरे अब आया मजा, जरा मारो ताली अपने लिए। सीख गए बच्चे, अच्छे बच्चे हैं मेरे, सीख जाते हैं।
मारो ताली। तो मैं जब बिज़नेस एंड प्रोफ़ेशन कराऊँगा ना, तो तुम्हें बताऊँगा पूरा 1,20,000 यहाँ मिल जाएगा। पूरा मिल जाएगा सर। अरे सर! ये क्यों है? अरे जो भी है। मैंने नहीं बनाया ये लॉ, मैं सिर्फ़ तुम्हें सिखा रहा हूँ। सर फिर तो सारी दुनिया कन्फ्यूज़ रहती होएगी। अच्छा है ना, रहने दो। वो कन्फ्यूज़ रहते हैं, हम पैसे कमाते हैं, वरना उनको आ गया तो हम क्या करेंगे? तुम्हें समझ में आई ना बात? बोलो समझ में आई नहीं बात? सर जब ये इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करा है, तो क्या इस पे जीएसटी भी लगेगा? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। अब मैं तुम्हारे दिमाग में लिखना शुरू कर सकता हूँ बिकॉज़ इससे पहले जो भी लिखता, वो कहीं न कहीं मिट्टी में मिल जाता क्योंकि तुम खिचड़ी में डाल देते। आज के बाद शायद जो मैं पढ़ाऊँगा, वो अब सही ढंग से दिमाग में समझ में आएगा। यू ऑल एग्री विथ मी ऑन दैट पार्ट? अब आई विल गिव यू 5 मिनट्स टू आस्क मी एनी क्वेश्चन यू हैव। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, वो खत्म हो गया। अब आप मुझे बताओ कि आपको कोई सवाल है आज के लेक्चर से, कुछ भी दिमाग में आ रहा है, वेदर रेलेवेंट और नॉट डज़न्ट मैटर। आई विल गिव यू एन आंसर।